Hi kids, hello everyone, welcome to the class. Hi बच्चों, good morning, good morning, good morning. क्या हालचाल? आज लंबी क्लास होगी जैसे कि मैंने बोला था. आज क्लास लंबी होगी. Yes. आज अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग. कल छोटी क्लास हुई थी, बट आज फुल फ्लेजेड क्लास होगी क्योंकि आज हमें बायोलॉजिकल एवोल्यूशन खत्म करना है. ठीक है? Yes. अरे थैंक यू सो मच बच्चों. यस थैंक यू सो मच. चलो आज हम पढ़ाई शुरू करते हैं. ठीक है, चलो. तो आज तीसरा पार्ट ऑफ द चैप्टर हम करेंगे. द थर्ड पार्ट ऑफ द चैप्टर दैट इज बायोलॉजिकल एवोल्यूशन. आज हम करेंगे बायोलॉजिकल एवोल्यूशन. ठीक है, थर्ड पार्ट ऑफ द चैप्टर. अच्छा, ओहो डॉक्टर डूम 18 की है ना. क्या बात है. ओहो हो आय हो आहा 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 आहा. बैडी, ओहो आइडियल गर्ल कह रही है मैम बैडी लग रही हैं. ओहो 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 हो. क्या बात है, फिर तो ऐसे डेली तैयार होके आना चाहिए, इतने कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं. यस, पति गिव नो कॉम्प्लीमेंट, माय स्टूडेंट्स गिव सो मेनी कॉम्प्लीमेंट्स. यस, पूकी मैन लग रहा. अनिरुद्ध, ये देखिए हमारी क्लास के जो बच्चे हैं, जो हमारे लड़के हैं हमारी क्लास के, जो कभी एक्टिव नहीं होते, आज वो भी एक्टिव दिख रहे हैं. अब कल से तुम देखो, आज ही जा रही हूँ मैं शॉपिंग करने. आज ही जा रही हूँ मैं शॉपिंग करने. चलो भाई आज पढ़ाई करते हैं बच्चों. ठीक है, उसके बाद इन सब बातों पे चर्चा करेंगे. तो बायोलॉजिकल एवोल्यूशन क्या है? देखो बेटा, चैप्टर के मैंने बताए थे कि 4 भाग हैं. पहला था कि जिसमें हम ओरिजिन पढ़ेंगे, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, गैलेक्सी. ठीक है, ओरिजिन ऑफ ह्यूमंस, लाइफ, ये सब पढ़ेंगे. ठीक है, उसके बाद सेकंड पार्ट ऑफ द चैप्टर था सबूत, यानी कि एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन, जिसके अंदर आपने देखा हमने बहुत सारे टाइप के किए हैं, बहुत सारे टाइप के, जैसे रूडिमेंट्री हो गए, वेस्टिजियल ऑर्गन्स हो गए, एटाविज्म हो गया, कनेक्टिंग लिंक हो गए, मिसिंग लिंक हो गए, फॉसिल्स हो गए, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस हो गए, आपके बायोजोग्राफिकल एविडेंस हो गया, आपके एनाटॉमिकल एविडेंस हो गया, आपके मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस हो गया, आपका अडैप्टिव रेडिएशन हो गया. बहुत कुछ हमने एविडेंसेस में पढ़ा. वो सब भी हमने पढ़ा जो हमने एनसीईआरटी में नहीं था, वो सब भी मैंने आपको पढ़ाया क्योंकि क्वेश्चन आता है. आज हम थर्ड पार्ट ऑफ द चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं एवोल्यूशन का, जो कि काफी बड़ा, काफी कॉन्सेप्चुअल और काफी ऐसा हिस्सा है जहां से क्वेश्चन काफी एक्सपेक्टेड होते हैं नीट एग्जाम में. ठीक है, तो आज सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बातों से. वो बातें किसकी थी? लेमार्क की. तो आज हम स्टार्ट करेंगे लेमार्किज्म से. So this will be the first heading of the class. लिखे बच्चों, लेमार्किज्म. क्या बात है बच्चों, तुम्हें मीशो का टॉप अच्छा लग रहा है? 350 रुपीज ओनली. अब मुझे पता लगा why are you able to connect with me? Because today I'm wearing a मीशो टॉप. देखा, इसीलिए तुम्हें वहीं के कपड़े पसंद आते हैं क्योंकि तुम खुद भी वहीं से शॉपिंग करते हो. तो आज मीशो की ऐड करते हुए मैम हाई क्वालिटी लग रहा है ना. I'll send you the link. You just have to write me show. I will send you the link of the top. Only 350 rupees. तो क्या हो गया, मीशो भी यूज कर लिया तो इन्हीं सब में पड़े रहना. मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया. हम देखो बिंदास चिल. यस चलो आ जाओ. अब लेमार्किज्म की बात करते हैं बच्चों. तो लेमार्किज्म 1744 से 1829 के बीच की बात है. कहां से बच्चों? 1744 से 1829 के बीच की बात है लेमार्किज्म की. ठीक है, इनका पूरा नाम क्या था? जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क. क्या नाम था इनका फुल नेम? इनका था जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क. ये इनका पूरा नाम. ठीक है, याद रख लेना इनका पूरा नाम. अपना याद हो या ना, इनका जरूर याद रख लेना. ठीक है, उसके बाद आते हैं जर्नल. अब इन्होंने एक जर्नल था जिसमें इन्होंने अपनी बातें लिखी, जैसे आप अपनी डायरी में बातें लिखते हैं,
कि आज मेरा ब्रेकअप हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि मैं ही ऐसा हूं इसलिए ब्रेकअप हो गया। ठीक है, यस। तो बच्चे ये जो है हमारा जर्नल, इसका नाम था फिलोसफी जूलॉजिक। क्या बोलेंगे इसे? फिलोसफी जूलॉजिक। ठीक है, ये एक फ्रेंच नेम है, फिलोसफी जूलॉजिक। जूलॉजिक। मुझे क्यों लग रहा है कि वाई नहीं आएगा, हाँ नहीं आएगा, जीक हो जाएगा, जीक। ये लो, इस जर्नल का नाम था। ये भी कई बार मॉड्यूल के क्वेश्चन होते हैं, उसमें आपको दिख जाएगा वाला। ठीक है, इनका जो मेन जो हाइपोथेसिस थी, जो मेन बात इन्होंने कही जो कि बिल्कुल गलत थी, सोचो मेन बात ही गलत निकली, सोचो फिर भी पढ़ रहे हैं। ऑरा देख रहे हो भाई का, भाई का ऑरा देख रहे हो? यस, थियरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। क्या थी इनकी थियरी ऑफ, क्या थी? थियरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ, theory of inheritance of acquired characters। ठीक है बच्चों, क्या होती है अभी मैं आपको बताऊंगी। प्लस इसके अलावा इन्होंने एक और थियोरी दी। कोई बता सकता है वो थियोरी कौन सी थी? यस, वो कौन सी थियोरी थी? थियोरी ऑफ यूज और डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स। कौन सी थी? थियोरी ऑफ यूज और डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स, ये थियोरी थी। अब इन्होंने ये बातें बोली, अब इसके अलावा समझते हैं। ठीक है, चलो क्या क्या बातें हुई, पोस्टुलेट्स, हाइपोथेसिस, चलो बच्चे ये समझते हैं। अब आते हैं इन्होंने अपनी थियोरी में क्या बोला। थियोरी के नाम तो हमने पढ़ लिए मेरे बच्चे, बट इन थियोरीज में इन्होंने क्या बोला ये भी तो पढ़ना है हमारे बच्चे, है ना? हाँ हाँ, योद्धा सिमरन फर्स्ट स्लाइड ही है। लेट क्यों आती हो सिमरन? अच्छा, तुम तो ट्रेन में बैठ के कहीं कहीं चली जाती हो। पापा ये सिमरन के यही बोलते हैं ना, जा बेटा जी ले जिंदगी। तो वो जीते 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 क्लास पहुंचते पहुंचते लेट ही हो जाती है अक्सर। यस, कोई नहीं बेटा, कभी दुपट्टा निकाल के फेंक देती है, कभी ट्रेन में चढ़ जाती है, इसलिए लेट हो जाती है वो क्लास में। कोई नहीं बेटा, कोई नहीं। चलो, अब क्या कहा इन थियोरीज में लेमार्क ने? पहला, एवरी ऑर्गेनिज्म टेंड्स टू बिकम सिंपलर टू कॉम्प्लेक्स इन ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि अपनी सरल जिंदगी को कॉम्प्लेक्स बनाने की जो चुल है वो सब में होती है। बात मानते हो या नहीं मानते? हाँ या ना? चलो जल्दी बताओ चैट बॉक्स में। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, इसको ऐसे समझते हैं कि हमारे बच्चे क्लास 12वीं तक सीबीएसई कर रहे थे, फिर उन्होंने कहा कि चलो आज कुछ तूफानी करते हैं, फिर ये नीट एस्पिरेंट बन गए, ये नीट एस्पिरेंट बन गए। अब देखिए सिंपल लाइफ चल रही थी, 12वीं थी, कॉलेज जाते, बीएससी कर लेते मेरी तरह, है ना, सब कुछ बढ़िया था। बट नहीं, ये कोई तूफानी करेंगे। इन्होंने कहा नहीं, हम अपने आप को प्रूव करेंगे। उस चक्कर में बेचारे नीट एस्पिरेंट बन गए। तो यहाँ पे हर कोई चाहता था कि हम सिंपल से क्या बने? कॉम्प्लेक्स बने। एवरीबडी वांट्स टू बिकम कॉम्प्लेक्स इन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यही है अब जिंदगी जानने। सो एवरी ऑर्गेनिज्म tends to become more complex in organization from simpler one। ठीक है, तो हम अपनी जिंदगी को कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। जैसे कि एक अच्छी खासी लड़की है, शादी हो गई है, ना जी ना, इस दिल का क्या करे? उस पे भी आ रहा है, यस उस पे भी आ रहा है, उस पे भी आ रहा है, उस पे भी आ रहा है, कॉम्प्लेक्स बना ले रहे हैं। अब एक मिल गई है ना, सोचो एक भी इतनी मुश्किल से मिली है तुम्हें, सोचो तुम्हें एक भी इतनी मुश्किल से मिली है, फिर उसके बाद तुम्हारा दिल सब पे आ रहा है, वो भी नहीं मिल रही है, अपने वाली भी अब दूर चली गई है। बताओ, ऐसी भी कोई जिंदगी होती है? झंड है। ठीक है, यस। चलो अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे? नेक्स्ट पोस्टुलेट। अब ये क्या कहते हैं? इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। यानी कि आज अगर हमारी TYS अन्नू गुप्ता एक टैटू बनवा के आती है कि मैं हूं असली नीट एस्पिरेंट,
तो उसके बच्चों के भी हाथों पे यही लिखा हुआ आएगा जब वो पैदा होंगे कि मैं हूं नीट एस्पिरेंट। यस, क्या ऐसा होता है मेरे बच्चों? आप बताइए, क्या ऐसा होता है? नहीं होता। तो ये चीज गलत थी, बट फिर भी पढ़ रहे हैं, सिलेबस में। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा? इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स कौन से होते हैं? एक्वायर्ड कैरेक्टर्स दैट वी गेन ड्यूरिंग आवर लाइफ टाइम। ठीक है, ऐसे कैरेक्टर्स जो लाइफ टाइम में हमें मिलते हैं। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट पे आते हैं। एक और पोस्टुलेट था। तीसरा पोस्टुलेट क्या था? ये कहते हैं जिन ऑर्गन्स का इस्तेमाल आप ज्यादा करते हैं वो लंबे हो जाते हैं। ठीक है, और जिनका आप सॉरी मतलब ठीक है, और जिनका आप ज्यादा यूज नहीं करते वो छोटे हो जाते हैं, मतलब कि उनका डिसयूज हो जाता है। ठीक है बच्चों? यस। अरे नहीं, तुम गलत मत समझो, मैं हिंदी में ही बता रही थी, बट मैं भूल गई थी कि मैं जेनजी को पढ़ा रही हूँ 2 मिनट के लिए। यस, सॉरी, मेरा वो मतलब बिल्कुल भी नहीं था, मैं फिर फंस गई थी। मुझे बाद में रियलाइज होता है कि ये बच्चे मेरे से भी आगे है। यस, नहीं, कुछ डार्क नहीं था, कुछ डर्टी नहीं था, तुम बदतमीज हो। टीचर पढ़ाए कैसे इस चीज को? यस, तो जिस ऑर्गन का ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है इनके अकॉर्डिंग उसका साइज ग्रो करेगा, जिसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है उसका साइज डीग्रो करेगा। लो, ठीक है, यही लिखा है भाई, यही लिखा है। ठीक है, तो अब क्या हुआ? यस, अब ये हुआ मेरे प्यारे बच्चों, तुम चुप रहो, एक तो मैं तुम्हें पढ़ाना छोड़ दूंगी, इतने बदतमीज होते जा रहे हो तुम लोग। अब हुआ क्या बच्चों यहाँ पे कि अब लोगों ने कहा कि ऐसा आंखों का इस्तेमाल हम 24 घंटे करते हैं, तो हमारी आंखें तो बड़ी हुई नहीं, छोटी होती जा रही है बल्कि। ठीक है, यस, आप देख लो, आप हमारे थोड़े से ऊपर चले जाओ चीका मीका देश में, वहां लोग की आंखें कैसी है? ये तो छोटी हो रही है। भाई, जिस ऑर्गन का यूज 24 घंटे हो रहा है उसका साइज क्यों नहीं बढ़ रहा है आपके अकॉर्डिंग? छोटा क्यों हो रहा है उसका? है ना? यस, फिर तो ऐसी बात है बच्चों। तो ऐसे हमारे पास एग्जाम्पल है, लाइव एग्जाम्पल्स। चलो और भी देख लेते हैं इसको। नहीं, रेसिज्म बिल्कुल है यार, तुम लोग को जो समझाओ तुम उसमें कुछ ना कुछ ले आते हो। मैं तुम्हें पढ़ाऊं कैसे फिर ये बता दो, एग्जाम्पल कैसे दूं फिर ये बता दो। तुम ना ज्यादा मेरी क्लास में पॉलिटिकल बाजी मत किया करो, मार दूंगी पकड़ के। जिस दिन मिल गए ऑफलाइन में मुझे, जब आओगे काउंसलिंग कराने के लिए मेरे पास, मैम 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 कोई कॉलेज दिला दो मैम, ठीक है, तब मारूंगी पकड़ के। उस दिन तो मम्मी पापा के साथ भी आओगे तुम। तो ऐसे एग्जाम्पल्स आए। ठीक है, जैसे दिल। अब दिल ले लो, दिल तो 24 घंटे काम कर रहा है, उसी के कारण हम जीवित है। तो दिल का साइज एक बंद मुट्ठी जितना ही क्यों है, उसका साइज भी बड़ा कर देते भाई। आपके अकॉर्डिंग तो यही है ना, जिस ऑर्गन का इस्तेमाल हो रहा है उसका साइज बढ़ेगा, जिसका नहीं हो रहा है उसका साइज घटेगा, ऐसा उन्होंने बोला। ठीक है, तो यहाँ पे बड़े सारे अर्क तर्क सर्क सब कुछ है इनके ऊपर, बट लिख लेते हैं पहले। तो थर्ड पॉइंट क्या था? ऑर्गन्स विच आर यूज्ड more tends to grow in size while organs which have less function tends to degrow in size। ठीक है बच्चों, ये पोस्टुलेट्स थे। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो में डालूंगी डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड। आज ही मैंने पूरी तैयार की है, सुबह बैठ के ऑफिस में आके स्टूडियो में, उसको एक बार देख लेना। बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जिनको पता नहीं होता है कि उनके पास ये बेनिफिट है, बाद में जब पता लगता है तो डॉक्यूमेंट बनवाने का टाइम नहीं होता उनके पास। वैसे आप लोग बहुत होशियार हैं, बट फिर भी देख लेना उसको। ठीक है, हाँ बेटा, वाईटी क्लासेस मुझे शुरू करनी है, बस मेरी तबीयत थोड़ी सी और ठीक हो जाए, मैं शुरू कर दूंगी डेली की। ठीक है, चलो अब आते हैं बच्चों, इन्होंने सपोर्ट में क्या क्या बोला।
यूज के सपोर्ट में क्या इन्होंने बोला और डिस यूज के सपोर्ट में इन्होंने क्या क्या एग्जाम्पल्स दिए। चलिए बताइए बच्चों, जितना आप आज की क्लास में बात करेंगे, अपने आप से चीजें बताएंगे, देखो चैप्टर उतना ही इंटरेस्टिंग होगा। ठीक है, तो आते यूज पे। अब यूज जैसे मसल्स ऑफ ब्लैक स्मिथ, जो लोहार होते हैं उनकी मसल्स बहुत स्ट्रांग हो जाती है हाथों की, तो वो नेक्स्ट जनरेशन पे भी उनके बच्चों की मसल्स बिल्कुल बढ़िया से बन के निकलेगी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या इन्होंने बोला, मसल्स ऑफ ब्लैक स्मिथ। ब्लैक स्मिथ क्या होता है, लोहार उसको बोलते हैं। ठीक है, सेकेंड, नेक ऑफ जिराफ। अब जिराफ भैया क्या थे, ऊंचे ऊंचे पेड़ पे अच्छे शरबत जैसे क्या वो लगते थे, क्या कहते हैं, फ्रूट्स। अब इनको खाने का था तो दिन भर ऐसे करते थे, तो गर्दन क्या हो गई, लंबी हो गई। ठीक है बच्चों, इसलिए लिम्स ऑफ हॉर्स, क्योंकि ये भागता रहता है तो इसलिए इसके पैर मजबूत भी हैं और लंबे भी हैं, क्योंकि इसका काम क्या है, भागने का। ठीक है, लार्ज पिन ऑफ डॉग्स, क्योंकि ये पिना घुमा घुमा के बातें सुनते हैं इसलिए इनका पिना लार्ज हो गया है, हर बात पे कान खड़े कर लेते हैं। अब डिसयूज, अब डिसयूज क्या है, देखिए डिसयूज क्या है बच्चों, आईज ऑफ मोल, क्योंकि ये हमेशा सुरंगों में रहता है तो इसलिए आंखों का यूज होता नहीं है, हमेशा अंधेरे में रहते हैं, इसलिए इसकी क्या हो गई, आंखें खत्म ही हो गई विद टाइम। मसल्स ऑफ बेड रिडन, मसल्स ऑफ बेड रिडन, यानी कि अगर आप बिल्कुल थुल थुले पड़े हुए हैं बिस्तर पे तो आपकी मसल्स भी डीजनरेट कर जाएगी। तो ये कहानी है एक नीट एस्पिरेंट की जो सिर्फ पढ़ रहा है, इसका सिर्फ दिमाग चल रहा है, बाकी शरीर इसका थुल पड़ा है। ठीक है, अब आते लिम्स ऑफ स्नेक। इसको नागिन बनने का बहुत ही शौक था, रेंगता रहता था, तो भगवान पैर ले लिए, कहते कि नहीं यूज करोगे तो घिसते चले जाएंगे। परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ पैर घिस गए, किसके, नागिन के। ठीक है, स्मॉलर पिन ऑफ ह्यूमंस, क्योंकि हम सुनते नहीं हैं, हम जवाब देने में ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं, तो इसलिए पिना छोटा होता चला गया और जुबान तुम्हारी लंबी होती चली गई। स्मॉलर पिन ऑफ ह्यूमंस, जुबान तीखी भी होती चली गई तुम लोग की और लंबी भी होती चली गई, पिन्ना छोटा होता चला गया, क्योंकि सुनते नहीं है, ये सब आता है इन्हें, इन्हें पिन्ना नहीं पता क्या है। कैसे पता होगा, हमारी महान एनसीईआरटी ने सिलेबस ही काट दिया है। पिन्ना होता है ये बेटा अभिषेक, दिस इज ईयर पिन्ना, ये दिस हेल्प्स इन द कलेक्शन ऑफ साउंड वेव्स। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। फिर आते इसके ड्रॉबैक्स। चलो भाई कमियां निकालो मेरे प्यारे बच्चों, जिसमें तुम एक्सपर्ट हो। यस, चलो जल्दी से कमियां निकाल लो। तो पहला जो तर्क आया, वाई द साइज ऑफ द आईज एंड हार्ट हैव नॉट इंक्रीज्ड इन दीज मेनी ईयर्स, अगर उसका यूज इतना ज्यादा है तो पहली चीज तो यही आई, वाई द साइज ऑफ हार्ट and eyes are small even if they are used 24/7। ठीक है, हर वक्त इस्तेमाल हो रहा है फिर भी क्यों नहीं साइज बढ़ रहा है। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम आई वो थी इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, बिल्कुल सही, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। ये लोगों ने कहा भाई ये थोड़ा सा समझाओ तो, ये हमको गलत लग रहा है। लेमार कहते कुछ गलत नहीं है बाबू, यस कुछ गलत नहीं है बाबू। अब वो कहते कि चलो ये हमने मान लिया, ये समझाओ ये कैसे गलत है। तो इसके लिए अब एक और साइंटिस्ट आ गए जिनका नाम था ऑगस्ट वीजमैन। लिखो इसको, एक और थियरी पढ़ेंगे, बड़ी मजेदार थियरी है, थियरी ऑफ जर्म प्लाज्म 24/7। यस साक्षी, तो साक्षी इट इज कले केल, क्या पढ़ते हैं आपके सरनेम को, हाउ डू यू प्रोनाउंस इट,
साक्षी कले, साक्षी केल, KALE कले, साक्षी काले। अब देखो साक्षी नहीं बोल रही है, एक बार तुम क्लास को देख लो, मुझे बेचारी साक्षी का ही मैसेज नहीं दिख रहा है जिससे मैंने सवाल पूछा है, एक बार तुम चैट्स देख लो। ओके साक्षी काले, ठीक है, थैंक यू बेटा। अरे मैम मराठी नेम हो, कोई भी नेम हो भाई, मेरी प्रोनाउंसिएशन तो ठीक होनी चाहिए ना। लिख लिया सबने? ज्ञान बाटू क्लास आ जाओ। नेक्स्ट थियरी हमारी थियरी ऑफ जर्म प्लाज्म। कौन सी है? थियरी ऑफ जर्म प्लाज्म। अनदर इंटरेस्टिंग थियरी which makes sense guys, now this makes sense, this makes sense। मित्सुरी कह रही है मैम मैं जापान से हूं। बेटा मैं मार्स के साथ में गांव है वहां से हूं। यस, मार्सो गांव, मार्स अलग गोला, वहां पे एक छोटा सा गांव है बाहर की तरफ, उसके मार्सो गांव, मैं वहां से हूं। यस, ठीक है, आ जाओ। सो दिस थियरी वाज गिवन बाय ऑगस्ट वीजमैन, इन्होंने दी थी, ठीक है। हो गए शुरू, गलत ही बोल देती हूं मैं। अब इन्होंने चैलेंज किया, इन्होंने किस बात को चैलेंज किया? इन्होंने चैलेंज किया लेमार की थियरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। इन्होंने कहा बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है बाबू भैया। तो लेमार्क ने कहा कैसे, बताओ तो जरा। अब नेक्स्ट क्या आता है? हाउ, हाउ, कैसे? तो इसके लिए इन्होंने लिया चूहा। क्या लिया इन्होंने मेरे प्यारे बच्चों? चूहा। इन्होंने इस चूहे को लिया, ये देखिए ये चूहा है, और इस चूहे की जानबूझकर टेल को कट कर दिया। क्या किया? इसकी टेल को कट कर दिया, टेल कट। तो ये जो टेल काटना है, दिस इज अ एक्वायर्ड कैरेक्टर। क्या है ये? एक तरह का एक्वायर्ड कैरेक्टर है, क्योंकि पैदा तो टेल के साथ हुआ था, बाद में इसकी टेल कट हो गई, तो ये एक तरह का एक्वायर्ड कैरेक्टर है। सब ध्यान देंगे क्लास पर? विशाल, सब क्लास पे ध्यान देंगे बस। अब पढ़ लो बेटा, फिर जब जोक टाइम होगा मैं आपके साथ पार्टिसिपेट करूंगी, डोंट वरी। ये टॉपिक ही ऐसा है। अभी हम बहुत सारे हमें अभी मौके मिलेंगे जब हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो, तो टेल कट कर लिया, दिस इज अ एक्वायर्ड कैरेक्टर। अब इस वाले चूहे ने बच्चे पैदा किए, नेक्स्ट जनरेशन आई इसकी, पापा में पापा बन गया, ठीक है। नेक्स्ट जनरेशन में देखा कि इसके बच्चों की पूंछ थी, इसके बच्चों की पूंछ थी। फिर से ऑगस्ट वीजमैन ने क्या किया? इसे कट कर दिया, फिर से टेल को कट कर दिया। ऐसे इन्होंने अप टू 200 जनरेशन तक किया, 20 से 200 जनरेशन तक इन्होंने इसकी पूंछ लगातार कट की, बट हर बार टेल्ड रैट आया, हर बार पूंछ के साथ ही पैदा हुआ क्या? रैट। इससे क्या पता लगता है? तो ये एक्वायर्ड कैरेक्टर है, क्या ये इनहेरिट हुआ नेक्स्ट जनरेशन में? नहीं हुआ। सो इट वाज प्रूवन। कंक्लूजन क्या था? कंक्लूजन ऑफ द थियरी, एक्वायर्ड कैरेक्टर्स आर नॉट इनहेरिटेड टू नेक्स्ट जनरेशन। एक तो ये चीज प्रूफ कर दी, ठीक है बच्चों। नाउ द सेकंड वन,
इन्होंने एक चीज और बोली, इन्होंने बोला कि अगर कोई चेंजेस जर्म सेल्स में है, जर्म सेल्स कौन से होते हैं, जिससे आपके गेमीट्स बनते हैं, ये जर्म सेल्स कहां मिलते हैं आपको, गोनाड्स में। गोनाड्स क्या होते हैं, टेस्टिस एंड ओवरी। अगर इनमें कोई चेंज है तब आपके नेक्स्ट जनरेशन में चेंज आएगा। तो अगर जर्म सेल में मान लीजिए कोई वेरिएशन आया है या कोई चेंज आया है तो वो नेक्स्ट जनरेशन में इनहेरिट होगा। वरना नहीं होगा। तो अगर चेंज लाना है तो कहां चेंज लाना पड़ेगा, जर्म सेल में। जर्म सेल कहां पे होता है मेरे प्यारे बच्चों, जर्म सेल होते हैं गोनाड्स में, जैसे ऊगोनिया, जैसे स्पर्मेटोगोनिया। डार्विनिज्म सबसे बड़ा टॉपिक, पीवाईक्यू इंपॉर्टेंट टॉपिक लिख दिया मैंने, डार्विनिज्म। डार्विन चाचा की बात करेंगे अब से हम। आप कम से कम 40 से 50 मिनट सिर्फ हम डार्विन चाचा की बात करेंगे। मैम ऑटोजोमल में भी तो होता है इनहेरिट। क्या ऑटोजोमल सेल्स क्रोमोसोम नहीं होते आपके गोनाड्स में, गेमीट्स में, ये बताओ पहले। सुबह उठते ही बैक पेन होता है बेटा, अभी से ही अपनी योगा करना शुरू करो, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे बैक के साथ। बेटा सब कुछ होगा, देखो संजना, एंजाइटी हाईलाइट सब कुछ होगा, बट देयर इज ऑलवेज अ टाइम। अभी हम आपके सिलेबस कंप्लीट कराने के उसमें है। देखो जैसे मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया ना, आपका सिलेबस हो जाएगा कॉम्प्रोमाइज, क्योंकि हम लोग का एक स्टैमिना होता है दिन भर का। आप हमें कंपेयर करते हैं उन टीचर से ऑफलाइन के जिनके पास 2-2 घंटे की 3 क्लास होती है दिन की 6 घंटे का। बट लेट मी टेल यू, वो 6 घंटे सिर्फ पढ़ाते हैं ना, वो आपके लिए पेपर बनाते हैं ना, वो आपका सिलेबस डिसाइड करते हैं, उनका सारा काम ऑर्गेनाइजेशन करते हैं। यहाँ हम खुद से वीडियोस बनाते हैं, खुद से सब कुछ करते हैं। तो आप लोग को लगता है कि हम सिर्फ 2 घंटे पढ़ा रहे हैं, बट ऐसे नहीं होता। आपको नोट शेयर करना, डीपीपी से लेके सब कुछ हम करते हैं, और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी देते हैं हम आपको जब भी जरूरत होती है। कौन सा आकाश का टीचर या एलिन का टीचर आपको ये बता रहा होता है कि डॉक्यूमेंट्स ये चाहिए, बहुत कम टीचर्स बताते हैं, हम उस पर भी काम करते हैं आप लोग के। ठीक है बच्चे, तो हमेशा ये बात याद रखना, अगर मैंने अभी यूट्यूब पूरा शुरू किया तो आपका सिलेबस कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। अब ले दे के 20 दिन की बात है, बस इसको और कर लो, उसके बाद फ्री है। ठीक है, चलो अब आते हैं यहाँ पे, तो डार्विनिज्म पे आते हैं बच्चों। तो यहाँ पे हम बात करेंगे चार्ल्स डार्विन की। किसकी बात करेंगे, चार्ल्स डार्विन की। चार्ल्स डार्विन ने अपनी सारी इंफॉर्मेशन एक बुक में दी थी जिसका नाम है ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। क्या नाम था बुक का, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। ये इन्होंने बुक लिखी थी 1859। कब लिखी थी, 1859 में। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यहां मिलेगी। और इनका जो जीवन का कार्यकाल था चार्ल्स डार्विन का, वो 1809 से 1882 तक था। इतने वर्ष ये जी के गए जिसमें इन्होंने ये सारी बातें हमें बताई। अब इस बीच में मैं आपको एक बात बता दूं, ये काफी अमीर हैं। क्या है, ये काफी अमीर थे। अब प्लीज एवरीबडी इन द क्लास फोकस ऑन द क्लास। तो ये काफी अमीर थे, काफी अमीर। इनके जो दादाजी थे वो क्वीन के साथ उनका उठना बैठना था। अब आप समझ जाइए कितने अमीर थे, पावरफुल फैमिली। तो एक दिन चार्ल्स डार्विन ने कहा, दादू मेरा मन नहीं लग रहा। ठीक है, तो दादू ने कहा अच्छा मन नहीं लग रहा, जा घूमा बेटा। ये कहते ठीक है दादू मैं घूम आता हूं। फिर वहां पे क्वीन बैठी थी, क्वीन ने कहा कि हमारा एक जहाज जा रहा है कल, तुम इसको भेज दो उस पे। तो डार्विन ने कहा ठीक है माय क्वीन, ठीक है। तो फिर ये निकल पड़े अपने 2 जोड़ी कपड़े उठा के, एक ठो किताब लेकर और साथ में एक पेन लेके। चलो अब क्या हुआ, इन्होंने जिस शिप पे बैठे उसका नाम था HMS बीगल। HMS स्टैंड फॉर हर मैजेस्टी शिप, हर मैजेस्टी शिप।
HMS बीगल, ये शिप का नाम था, ठीक है। और ये निकल पड़े घूमने, वोयाज पे, वॉयज, ठीक है। वॉयज क्या होता है, जब लंबी जर्नी जब जाते हैं तो उसे वॉयज कहते हैं। ये घूमने कब निकले, 1839। तो क्या उम्र थी जब ये घूमने निकले, जल्दी बताइए सब। 1809 में पैदा हुए, 1831 में घूमने भी निकल गए, सोचो। यस, ये घूमते घूमते अमेरिका के पास पहुंचे। अमेरिका से 1000 किलोमीटर दूर, ठीक है, 1000 किलोमीटर दूर या 900 किलोमीटर दूर इक्वाडोर के पास। इक्वाडोर एक अमूल की चॉकलेट आती है, ठीक है। 900 किलोमीटर लिख देती हूँ, 100 किलोमीटर पे बच्चे कह रहे नहीं मैम ये कहीं और पहुंच जाएगा। बिल्कुल, कोई नहीं कोई नहीं, एग्जैक्ट बताएंगे, हाँ एग्जैक्ट बताएंगे। यस, 21 की बाली उम्र में, देख लो, घूमने का मन कर गया। तो ये 900 किलोमीटर दूर पहुंच गए आइलैंड के समूह पे। ये खूब सारे आइलैंड के समूह हैं। ये कितने समूह हैं, 22 आइलैंड, टोटल कितने हैं, 22 आइलैंड, जिसमें 14 छोटे आइलैंड्स हैं और 8 काफी बड़े आइलैंड्स हैं। इन सारे आइलैंड के समूह को नाम दिया गया गैलापागोस आइलैंड, जो कि आज यूनेस्को की हेरिटेज साइट है, हॉटस्पॉट भी है, गैलापागोस आइलैंड। 22 आइलैंड का नाम गैलापागोस, ठीक है। ये जो गैलापागो नाम है, ये क्यों रखा गया इस आइलैंड का, आखिर यही नाम क्यों, क्योंकि यहां पे मिलते हैं जाइंट टॉर्टोइज। उन जाइंट टॉर्टोइज के नाम पे इसे रखा गया गैलापागोस। तो यहां पे मिलते हैं बहुत बड़े बड़े टॉर्टोइज, जो 150-150 साल की उम्र के होते हैं कम से कम, ठीक है। 14 मेजर थे, अच्छा ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, बच्चे बता रहे, सोचो मैम को माइंड, ठीक है, लिखो। हाँ अभी भी होंगे, क्यों नहीं होंगे। यहां पे इन्होंने ऑब्जर्व की छोटी छोटी काली चिड़ियाएं, ठीक है। यहां पे मेन ऑब्जर्वेशन क्या था, ही ऑब्जर्व्ड स्मॉल ब्लैक बर्ड्स, जिनको नाम दिया गया डार्विन फिंचेस। क्या नाम दिया गया इन पक्षियों को, डार्विन फिंचेस। और इन बर्ड्स के 2 पैटर्न इन्होंने ऑब्जर्व किए, जो मैं पहले भी समझा चुकी हूं। कौन से 2 पैटर्न से जो इन्होंने ऑब्जर्व किए कि हर आइलैंड पे इन चिड़ियाओं का बीक का पैटर्न अलग है, बेस्ड ऑन द फीडिंग हैबिट। एक तो बीक शेप और दूसरा कॉन्टूर, द फेदर कॉन्टूर। अब आते हैं ऑब्जर्वेशन में। नाउ इट्स अ टाइम टू स्टार्ट विद अ स्टोरी गाइस। पहले मैं स्टोरी समझाऊंगी, उसके बाद हम एक एक समझ समझ के लिखेंगे, ठीक है बेटा। लिख लिया सबने, कॉन्टूर का मतलब होता है फेदर्स के कलर, जिससे वो अपने आप को छिपा पाती है जंगलों में। अब आ जाओ बच्चों, ऑब्जर्वेशन। ऑफ डार्विनिज्म। चलो आज हम बात करेंगे एक नीट एस्पिरेंट की। आज की गाथा का नाम है sort of camouflage but not true camouflage. They don't change their color, they are born with that coloration, ठीक है, as a defense mechanism. तो सभी मेरे प्यारे बच्चे एक बार मैम पे फोकस करेंगे और एक नीट एस्पिरेंट की गाथा सुनेंगे।
डिप्रेशन। ओके बच्चों, तो सबसे पहला पॉइंट क्या है? डार्विन ने कहा एवरी ऑर्गेनिज्म हैव डिफरेंशियल एबिलिटी ऑफ रिप्रोडक्शन। इसका मतलब क्या है? हर नीट एस्पिरेंट की एक अलग ताकत है। जरूरी नहीं है जो नीट एस्पिरेंट बन गया वो नीट क्लियर करेगा, नो। हर की अपनी डिफरेंशियल एबिलिटी है टू क्रैक नीट एग्जाम। हो सकता है कि जिस बच्चे ने 2 दिन पहले जो पढ़ा हो वो सेम आ जाए पेपर में और उसका पूरा पेपर क्लियर हो जाए। हो सकता है किसी के पास नीट का पेपर ही 1 हफ्ते पहले आ गया फिर क्लियर हो जाए। हो सकता है जिसने 2 साल से पढ़ रहा उसका नीट क्लियर हो जाए। हो सकता है कोई 6 महीने पढ़ के क्लियर कर दे। हो सकता है कोई सिर्फ दिन के 5 घंटे भी पढ़े तो भी नीट क्लियर कर दे। हो सकता है कि जो 13 घंटे पढ़ रहा हर दिन वो नीट क्लियर कर दे। तो हर बच्चे की क्या है? डिफरेंशियल एबिलिटी है। एवरीबडी इन द चैट सेक्शन। तो पहली चीज क्या ऑब्जर्व की डार्विन ने कि एक पॉपुलेशन में जरूरी नहीं है हर कोई सेम एबिलिटी के साथ पैदा होता है। नहीं, हर की एबिलिटी अलग होती है जिसको हम कहते हैं डिफरेंशियल एबिलिटी। अगर कोई रिप्रोडक्शन कर रहा है तो मान लीजिए एक कपल है जिसके 4 बच्चे, एक कपल है जिसका एक भी बच्चा नहीं है। दिस इज व्हाट? दिस इज डिफरेंशियल एबिलिटी। This is differential power that a person or an organism share. पहला पॉइंट समझ में आया नहीं आया? यस यस करते रहना, एक एक पॉइंट समझ में आना चाहिए वरना पूरी थियोरी खराब हो जाएगी जो उसने ऑब्जर्व की। ठीक है, तो पहली थियोरी का मेन पॉइंट क्या था? डिफरेंशियल एबिलिटी। ठीक है, अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे। हर कोई जो नीट एस्पिरेंट है वो मैक्सिमम परफॉर्म करना चाहता है क्योंकि उसे सिलेक्शन चाहिए इस साल। यस और नो? माना कि उसकी एबिलिटी डिफरेंशियल है, उससे चीजें याद नहीं होती, बट वो और 2 घंटे एक्स्ट्रा मेहनत करता है क्योंकि उसे पता है कि उसे इसी साल नीट क्लियर करना है। सो एवरी ऑर्गेनिज्म even though have differential ability of reproduction wants to reproduce maximally। हर की एबिलिटी अलग है। किसी को पढ़ते ही फिजिक्स समझ आ जाती है, किसी को 10 सवाल सॉल्व करने के बाद फिजिक्स आती है, किसी को 50 करने के बाद आती है, किसी को 2 बार लेक्चर देखने के बाद आती है, बट हर कोई मैक्सिमम परफॉर्म करना चाहता है। यस, तो पहला पॉइंट क्या था? डिफरेंशियल एबिलिटी। दूसरा पॉइंट क्या था? दूसरा पॉइंट एवरी ऑर्गेनिज्म वांट्स टू परफॉर्म या रिप्रोड्यूस मैक्सिमली। तीसरा पॉइंट, अगर हर बच्चा एक्सट्रीम परफॉर्म करेगा और हर कोई सोचेगा कि भाई डॉक्टर बनना आसान है, तो क्या होगा? कंपटीशन बढ़ेगा, ओवर पॉपुलेशन होगी। जैसे कि नीट में आज 27 लाख बच्चे एक फॉर्म भरते हैं, सोचिए। तो यहां पे क्या हो रहा है? तीसरा पॉइंट, ओवर पॉपुलेशन, ओवर कंपटीशन। जहां 50,000 गवर्नमेंट सीट है, आज उसपे 27 लाख बच्चे क्या कर रहे हैं? फाइट कर रहे हैं। तो ये ओवर ही तो हो रहा है। आपको क्या लगता है ये सही है कंपटीशन? नहीं, ये ओवर कंपटीशन है, ओवर पॉपुलेशन हो जाती है। जब कोई मैक्सिमम रिप्रोडक्शन करेगा, हर कोई अगर बस रिप्रोड्यूस ही करता रहेगा तो एक समय ऐसा आएगा जब बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा? ओवर पॉपुलेशन। जब पॉपुलेशन ज्यादा होती है, जब एस्पिरेंट ज्यादा होते हैं, तो कंपटीशन क्या होता है? कम या ज्यादा? क्या होता है? ओवर पॉपुलेशन के कारण क्या होता है? पॉपुलेशन बढ़ जाता है, कंपटीशन बढ़ जाता है। कंपटीशन जब बढ़ता है तो ये 2 तरीके का कंपटीशन होता है। हर नीट एस्पिरेंट अपने जीवन में 2 लड़ाई लड़ रहा है। एक वो क्लास में लड़ता है मार्क्स वाली लड़ाई अपने कॉम्पिटिटर से, जिसे हम कहते हैं सेम स्पीशीज कंपटीशन, यानी कि कंपटीशन विद इन द सेम स्पीशीज, इट इज कॉल्ड इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन। और एक वो लड़ाई लड़ रहा है किससे? समाज से, कि अगर मेरा इस साल नहीं हुआ तो ये फिर आ जाएंगे मुझे ताना देने के लिए। वो डायरेक्ट कॉम्पिटिटर है भी नहीं, वो दूसरे स्पीशीज है, बट फिर भी उसे टेंशन है कि ये आ जाते हैं हर बार अपनी बातें लेके। ठीक है, यस। माइक से टकरा रहा है? अच्छा, कहां रखूं इसको? महंगा है भाई, गोल्ड है। ठीक है, इसको साइड में रख लेते हैं। चलो, ओके बच्चों, बाल भी हटा लेते हैं। चलो, तो ये हो गया। तो यहां पे क्या हुआ? पहली चीज,
हर नीट एस्पिरेंट एक लड़ाई लड़ रहा है अपने ही लोगों से, यानी कि सेम स्पीशीज वालों से, यानी कि नीट एस्पिरेंट से। ठीक है बच्चों, ये कौन सा कंपटीशन कहलाएगा? इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन। एक वो लड़ाई लड़ रहा है जो उसके सेम स्पीशीज के भी नहीं है, जो नीट एस्पिरेंट नहीं है, फिर भी वो क्या कर रहे हैं? इसको इफेक्ट कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड when the competition is with different species, it is called interspecific competition। क्या यहां तक पॉइंट समझ में आया सबको? बस आपको अपनी गाथा को याद करना है पेपर में, कुछ और याद करो या ना करो, अपने आप की गाथा तो याद कर ही लोगे, मैं ऐसा समझती हूं। तो पहला क्या था? डिफरेंशियल एबिलिटी। दूसरा क्या था? एवरीबडी वांट्स टू परफॉर्म मैक्सिमली। तीसरा क्या था? ओवर पॉपुलेशन। चौथा क्या था? कंपटीशन। कंपटीशन भी दो तरह के होते हैं, इंटर स्पेसिफिक एंड इंट्रा स्पेसिफिक। अब आते हैं नेक्स्ट। अब जब कंपटीशन ज्यादा होगा तो क्या होगा? स्ट्रगल फॉर मेडिकल सीट। अब आपका स्ट्रगल शुरू होगा। किसका? मेडिकल सीट का। अब शुरू होगा स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। कितने ही बच्चे दिसंबर के बाद सोच लेंगे कि मेरे को अगले साल प्रिपेयर करना है, ये मैं आपको बता रही हूं। ऐसा होगा? बताएंगे नहीं, पढ़ेंगे। यूट्यूब पे सबसे आप बदमाशी करेंगे क्योंकि इन्होंने सोच लिया मेरा इस साल नहीं होगा, मेरे को अगले साल देना है। दिसंबर खत्म होने दो, जैन में आप देखना, ये वो बच्चे हैं जो सिर्फ लास्ट में पढ़ना चाहते हैं, इनको पता है मेरा इस साल नहीं होगा, मुझे अगले साल करना ही करना है। ये वो बच्चे हैं। तो इसी स्ट्रगल में आधे एलिमिनेट हो जाएंगे और 50% ही वो होंगे जो एंड तक पेपर में सीरियस होके पहुंचेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है? स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। क्यों है स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस? बिकॉज रिसोर्सेज आर लिमिटेड, बिकॉज द मेडिकल सीट्स आर लिमिटेड। ठीक है बच्चों, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब स्ट्रगल कैसे करें? क्या सेम स्ट्रैटेजी के साथ स्ट्रगल करना सही रहेगा? अगर हर साल हम वही चीज करेंगे जो हम पिछले साल कर रहे थे तो हम ड्रॉपर ही तो बनते जाएंगे। हम नीट एस्पिरेंट से नीट डॉक्टर कब बनेंगे? तो यानी कि वी नीड टू चेंज द स्ट्रैटेजी। वी नीड टू ब्रिंग समथिंग which no other organism have. We need to improve, and improvement comes with changes, and these changes are called variations. So अब यहां पे आती है variations। डार्विन कहता है ये वेरिएशंस छोटी होती हैं जो बड़ा बदलाव लाती है। हर दिन छोटी छोटी चीज में बदलोगे तो एक दिन ऐसा आएगा जब पूरा बदल जाओगे आप। अगर आप बड़ी चीज एकदम से बदलोगे तो नहीं हो पाएगा, उसमें कंसिस्टेंसी नहीं आएगी। तो अगर आप हर दिन, आज से भी अगर हर दिन आप अपनी सेल्फ स्टडी का टाइम 20-20 मिनट भी बढ़ाते जाएंगे तो अगले महीना ऐसा आएगा जब आपका सेल्फ स्टडी का टाइम 20 मिनट से बढ़ के 2 घंटे हो चुका होगा और आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि आप हर दिन छोटे छोटे चेंजेस ला रहे थे, आप बड़े चेंजेस नहीं ला रहे थे। अगर आज सिर्फ 10 मिनट भी बढ़ाओगे सेल्फ स्टडी का टाइम तो एक टाइम तो ऐसा आएगा ना कि 1 महीने बाद 1 घंटा बढ़ चुका होगा। इनिशियल टाइम से पहले 4 थे, आप 5 हो गए, क्योंकि आप हर दिन 10-10 मिनट बढ़ा रहे थे। तो स्मॉल स्मॉल चेंजेस व्हेन एक्यूमुलेट क्रिएट्स अ बिग इंपैक्ट। ठीक है, दूसरी चीज क्या बोली? दूसरी चीज डार्विन ने वेरिएशंस के लिए बोली कि ये वेरिएशंस ग्रेजुअल यानी कि स्मॉल, स्लो एंड डायरेक्शनल होती है। अब आप कहेंगे मैम डायरेक्शनल का मतलब क्या है? देखो बेटा, यहां पे दो चीजें हो सकती है, डायरेक्शनल या डिस्ट्रैक्शन। अगर आप हर दिन अपना सेल्फ स्टडी का टाइम 10 मिनट बढ़ाएं और फोन यूज करने का टाइम 10 मिनट घटाएं तो यू आर वर्किंग इन वन डायरेक्शन टू अचीव योर टारगेट। अगर आप 10 मिनट बढ़ा रहे हैं अपना सेल्फ स्टडी टाइम और 20 मिनट बढ़ा रहे हैं अपना फोन टाइम, तो यानी कि आपके दिमाग को रिलैक्स करने का समय नहीं मिल रहा है। दिस इज नॉट डायरेक्शनल अप्रोच, दिस इज नॉन डायरेक्शनल अप्रोच। समझे बच्चों? दिस इज नॉन डायरेक्शनल अप्रोच, क्योंकि आप एक चीज अच्छी कर रहे हैं तो एक चीज बढ़ा के दूसरी चीज बढ़ा के और आप अपना नुकसान बढ़ा रहे हैं बल्कि। तो एट द सेम टाइम आपको वो 10 मिनट कहां से निकालने हैं? बाय रिड्यूसिंग योर डिस्ट्रैक्शंस, बाय रिड्यूसिंग योर वेला टाइम, देन ओनली यू विल रिड्यूस। ठीक है बच्चों? यस, बस ये करना है आपने। तो अब फिर से एक बार देखते हैं ऑब्जर्वेशन में। पहला ऑब्जर्वेशन क्या था? डिफरेंशियल एबिलिटी। दूसरा क्या था? एवरी ऑर्गेनिज्म वांट्स टू रिप्रोड्यूस मैक्सिमली।
तीसरा क्या था, जब सब मैक्सिमली रिप्रोड्यूस करेंगे तो ओवर पॉपुलेशन होगा। अब ओवर पॉपुलेशन होगा तो कंपटीशन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। कंपटीशन दो तरह का था, इंट्रा स्पेसिफिक एंड इंटर स्पेसिफिक। जब कंपटीशन बढ़ता है तो स्ट्रगल भी शुरू हो जाता है, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। अब स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस में अगर मुझे स्ट्रगल करना है तो मुझे कुछ नई वेरिएशन लानी पड़ेगी जिससे मैं अपने स्ट्रगल को सक्सेसफुल बना सकूं, वरना मैं स्ट्रगलर ही रह जाऊंगा जिंदगी भर। ठीक है, तो यहाँ पे नई वेरिएशंस चाहिए। ये वेरिएशंस अकॉर्डिंग टू डार्विन क्या है, छोटी छोटी हैं, जो समय के साथ हर रोज आती हैं, और ये एक डायरेक्शन में काम करती है कि मुझे नीड को क्लियर करना है। देयर इज अ डायरेक्शनल अप्रोच, देयर इज नो रैंडम अप्रोच। ठीक है, यस। अब आते हैं नेक्स्ट। अब इसके बाद आपके पास वेरिएशन आ गई है, आपके पास अच्छी चीजें आ गई, सब कुछ है। नाउ इट्स द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी कि अब मॉक टेस्ट पेपर शुरू हो चुके हैं आपके। हर बच्चे ने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, हर बच्चे ने अपना मॉड्यूल लगा लिया है, हर बच्चे ने अपना पीवाईक्यू लगा लिया है। अब आएगा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी कि जो बच्चा अपने मॉक टेस्ट में 650 से ऊपर ला रहा है, उसी से उम्मीद की जा सकती है कि वो नीट क्लियर कर पाएगा। दिस इज कॉल्ड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। मान लीजिए आपने सिलेबस कंप्लीट किया, आपने प्रैक्टिस नहीं की, आप एलिमिनेट हो जाएंगे, मॉक टेस्ट में ही आप एलिमिनेट हो जाएंगे। आपको पता लग जाएगा मेरे मार्क्स आ नहीं रहे, ज्यादा से ज्यादा अगर 450 स्कोर आ रहा है तो मैं उसे 550 कर सकता हूं, बट 650 नहीं कर पा रहा। तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इज योर मॉक टेस्ट पेपर। यहां वही सर्वाइव करता है जिसने अपनी तैयारी पूरी की है, जिसके पास पूरे रिसोर्सेज हैं, जिसने एक भी स्टेप स्किप नहीं किया ड्यूरिंग द जर्नी। यहां तक भी समझ में आ गया? तो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस के बाद क्या था, वेरिएशन। वेरिएशन आने के बाद सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। अब वो दिन आ चुका है जिसे हम कहते हैं नीट एग्जामिनेशन डे। नीट एग्जाम वाले दिन द नीट एनटीए विल सेलेक्ट दोज एस्पिरेंट्स हु हैव क्लियर्ड द एग्जाम, those who have topped the exam, those who have come on the merit list, यानी कि आ चुका है नेचुरल सिलेक्शन। When nature will decide कि जो आपने इतने दिनों से मेहनत की है वो वर्थ इट है या नहीं। ठीक है बच्चों, सो एनटीए सिलेक्शन विल बी देयर। ठीक है, क्या होगा, एनटीए का सिलेक्शन टाइम आ चुका है, विच वी कॉल एज नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। अब सिलेक्शन के बाद इसी क्लास में से कुछ बच्चों को या सभी बच्चों को, मैं तो चाहती हूँ सभी बच्चों को, अगर ढंग से मेहनत कर रहे हो तो आपको मिल जाएगा आपका मनपसंद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आपको मिलते ही आप अब डिफरेंट लीग में आ जाएंगे। अब आप नीट एस्पिरेंट नहीं कहलाएंगे, बल्कि आप कहलाएंगे डॉक्टर्स, जो 5 साल बाद अपने नाम के आगे डॉक्टर लेकर इंतजार कर रहे होंगे। ठीक है, यस। तो अब आप एक अलग स्पीशीज बन चुके हैं। अब आप नीट एस्पिरेंट नहीं है, अब आप बन चुके हैं डॉक्टर्स, जो इस देश की सेवा करेंगे, जो पैसे कमाएंगे, जो लोग का इलाज करेंगे। ऐसे जो नई जनता बनी है उसको हम कहते हैं स्पीसिएशन। क्या कहते हैं उसे, स्पीसिएशन, यानी द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज। बस यही कहानी थी। कैसी लगी कहानी? पूरी कहानी साथ के साथ याद भी करा दी है मैंने, अब तुम खुद लिख सकते हो पूरी कहानी। अच्छा लग रहा है ना सुन के? बस तुम्हें अपना नया स्पीसिएशन करना है, अपने आप को अब एस्पिरेंट नहीं बनाना है, अब अपने आप को डॉक्टर बनाना है बच्चों, है ना? चलो, आज की क्लास में टॉपिक भी हो गया, मोटिवेशन भी हो गया, दोनों साथ साथ हो गए। मेडिटेशन में चले गए थे, जी रहे थे वो पल जो मैम अपनी जुबान से बोल रही थी, बट जी रहे थे ये। तो बेटा देखो, छोटे छोटे चेंजेस से भी कितना फर्क पड़ता है। अगर आप एक दिन उठ के ये बोलेंगे मैं 5 बजे उठ के पढ़ूंगा, नहीं कर पाएंगे आप, क्योंकि आपकी बॉडी है ही नहीं। बट अगर आप ये सोचेंगे कि मैं 9 बजे की जगह आज मैं 8:45 उठूंगा, वो आप कर सकते हैं।
फिर एक हफ्ते बाद आप कहेंगे 8:45 की जगह चल मैं 8:30 बजे उठता हूं, वो भी आप कर सकते हैं, बट 9 से सीधा 5 जाना मुश्किल होता है. सो एवरी स्मॉल स्टेप टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ अचीविंग गोल मैटर्स. इट हैज अ सिग्निफिकेंस. आज आप फिजिक्स के 50 सवाल लगाते हो, उसमें 10 ठीक होते हैं, कल टारगेट लगाइए कि 15 ठीक होंगे, बट एक समय 6 महीने बाद वो भी आएगा जब आपके 50 के 50 ठीक होंगे. ऑलवेज सेट योर टारगेट स्मॉल. ठीक है बच्चों? तो छोटे छोटे चीजें भी बड़ा बड़ा इफेक्ट लाती है लॉन्ग रन में, बट कंसिस्टेंसी मैटर्स. ठीक है बच्चे? एकदम से एक्साइटेड मत हुआ करो. आई नो यू पीपल आर जेन जी, यू पीपल हैव सो मच ऑफ एनर्जी इन योर ब्लड, बट उस एनर्जी को इस्तेमाल करो कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन में बदलने की बजाय धुआं 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 करने की. ठीक है बच्चों? चल, नाउ कैन वी जस्ट राइट दिस. सो फर्स्ट पॉइंट नंबर 1, every organism shows differential ability of reproduction. सेकेंड, जो मेन पॉइंट है मैं उन्हें हाईलाइट करूंगी. ठीक है? नेक्स्ट, every organism tends to reproduce maximally. सब मैक्सिमम परफॉर्म करना चाहते हैं. This leads to overpopulation in that area. Due to overpopulation, competition develops between species, between organisms. Now this competition can be of two types. Interspecific, between different species. Intraspecific, between same species. Struggle for existence between organisms due to limited resources in nature. Now it's a time for variation. According to Darwin, these variations are small, gradual, and directional, which accumulates over a time
period. Survival of fittest. This phrase was coined by Herbert Spencer, but used by Darwin. Now next is natural selection. Nature selects only those organisms which can reproduce maximally in the changing environment. Speciation. Formation of new species. डन बच्चों? चलो अब नेक्स्ट आते हैं द की कॉन्सेप्ट ऑफ डार्विनिज्म. इस पे आपको पता है नीट में क्वेश्चन आ चुका है. की कॉन्सेप्ट ऑफ डार्विनिज्म काफी लंबा टॉपिक है ये. इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन नीट में आ चुका है. थैंक यू भाविका. थैंक यू. क्या कंटिन्यू रहेगा बेटा? नहीं नहीं, ये नेक्स्ट डार्विनिज्म में ही अलग हेडिंग लिखनी है. डार्विनिज्म में अभी काफी सारी हेडिंग्स लिखनी है आपको. चल डार्विनिज्म ही रहे बट उसके अलग अलग हेडिंग्स कर रहे हैं हम. तो पहला की कॉन्सेप्ट इन्होंने अपनी पूरी हाइपोथेसिस से निकाला, ब्रांचिंग डिसेंट. ये आपने जरूर सुना होगा, एनसीईआरटी में पढ़ोगे भी बट समझ नहीं आएगा क्योंकि वो है एनसीईआरटी. ब्रांचिंग डिसेंट. अगर इसको मैं देसी भाषा में बताऊं तो स्पीशीज कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग स्पीशीज. यस, अगर मैं आपको कहूं कि मैम एक वर्ड में समझा दो ये क्या है, हमें समझ नहीं आता है या हम कंफ्यूज होते हैं, तो ये यही है बच्चों. अ स्पीशीज कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग स्पीशीज. यानी कि कोई भी स्पीशीज अलग तरीके से बन के नहीं आई है, ऐसे ऊपर आसमान से नहीं टपकी है.
पहले वाली स्पीशीज में ही ग्रेजुअल चेंजेस होते हैं और वो 1000-2000 में साल में बदल के एक नई स्पीशीज बना लेता है। ये है, ठीक है बच्चों। तो ये क्या है ब्रांचिंग डिसेंट, अगर इसका डायग्राम देखें तो ये हमारी स्पीशीज ए है, पहले एक स्पीशीज थी, इसमें वेरिएशंस आई ओवर द टाइम। क्या आई? वेरिएशंस। ये वेरिएशंस आने के कारण इसी स्पीशीज की दो और स्पीशीज बन गई, ठीक है, जैसे कि ए डैश एंड ए डैश डैश, ये दो नई स्पीशीज इसमें से बन गई। फिर कुछ ऐसे बदलाव आए कि और नई तरह से बन गए, यानी कि इससे एक और नई स्पीशीज बन गई बी। ये देखिए, ये एक नई स्पीशीज बन गई। फिर इसमें भी वेरिएशंस आए, इससे भी अलग स्पीशीज बन गई, बी डैश बी डैश डैश। तो आप देखिए तो एक तरह से ब्रांच की तरह है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज ब्रांचिंग डिसेंट। So formation of a new species occurs from pre-existing species with variations due to accumulation of variations over a long period of time. ठीक है बच्चों, क्या ये वर्ड समझ में आया? ब्रांचिंग डिसेंट क्या है? ये फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज फ्रॉम pre-existing species due to accumulation of variations over a long period of time. डेफिनेशन भी लिख दी। सेल्स भी पुराने सेल से आते हैं, स्पीशीज भी पुरानी स्पीशीज से ही आती है। द सेकेंड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज नेचुरल सिलेक्शन। इसके आगे इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना एग्जाम के लिए। ब्लू का मतलब इंपॉर्टेंट, जो मैं ब्लू से लिख रही हूँ सब इंपॉर्टेंट है। इनसे आप पीवाई क्यूज देख लोगे, डायरेक्ट क्वेश्चन है पीवाई क्यूज में, डायरेक्ट। हाँ बिल्कुल जोया, डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसलिए मैं ब्लू से हेडिंग्स लिख रही हूं। पूरे पूरे टॉपिक इंपॉर्टेंट है ये। नाउ नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है? नेचुरल सिलेक्शन अगर इसे देसी भाषा में समझे तो नेचर क्या चाहती है कि चाहे एनवायरमेंट कोई भी हो, आग के गोले गिरे, टाइफून आए, ठंड गिरे, कुछ भी हो, बारिश होए, भाई रिप्रोडक्शन नहीं रुकना चाहिए। अगर चेंजिंग एनवायरमेंट में ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कर पा रहा है और नया बच्चा पैदा कर पा रहा है तो नेचर उसे ही चूज करेगा, दूसरे को चूज नहीं करेगा, क्योंकि नेचर को इस धरती पर जिंदगी चाहिए। और निकम्मे अगर रिप्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं तो वो सबसे पहले एलिमिनेट होंगे। सिंपल सा लॉजिक है। बड़े बड़े कोचिंग उन्हीं बच्चों को चूज करते हैं जो एग्जाम में कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते हैं, क्योंकि उससे उनका रिजल्ट आएगा। बाकियों से वो पहले ही कह देते हैं इनका कुछ नहीं होना। यस, दिस इज व्हाट दे डू एवरी ईयर। ठीक है बच्चों, तभी तो टॉपर बैचेस बनते हैं। यस, तो यहां पे नेचर भी यही करती है। नेचर चाहती है कि जो चेंजिंग एनवायरनमेंट में भी रिप्रोड्यूस कर पाए उसे ही रखना है, तभी क्या होगा, नेक्स्ट जनरेशन आएगी। ठीक है बच्चों, यही है। तो यहां पे क्या है, व्हेन नेचर ऑपरेट्स ऑन हेरिटेबल कैरेक्टर्स। हेरिटेबल ऐसे कैरेक्टर्स या ऐसी वेरिएशन जो नेक्स्ट जनरेशन में भी पास हो सके। हेरिटेबल वेरिएशंस, ठीक है, which helps an organism to reproduce maximally in the changing
एनवायरमेंट, चाहे कितना भी एनवायरमेंट बदल रहा हो, रिप्रोड्यूस करते रहना चाहिए। तो आजकल जो वो डिंग कपल्स होते हैं, डबल इनकम नो किड्स, तो याद रखिएगा नेचर आप ही को सबसे पहले एलिमिनेट करने वाला है, डिंग कपल्स। क्योंकि नेचर तो चाहता है ना बच्चे करो भाई, या वो ऑलरेडी एलिमिनेटेड है तभी वो बच्चे नहीं कर रहे हैं। डिंग कपल्स, डबल इनकम नो किड्स, दिस इज अ वेरी हाई फाई वर्ड नाउ डेज, वेरी पॉपुलर इन गुड़गांव, क्योंकि गुड़गांव में सबको पैसा ही कमाना है, घर वार से इनको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बच्चे की सेवा करनी पड़ती है ना, और सेवा करने में भाई बहुत मेहनत लगती है, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहते। पार्टी कैसे करेंगे, जब आप माँ बनते हो तो बहुत सारे आपको सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं। पार्टी कैसे करेंगे, सुबह उठना पड़ेगा, ये होगा वो होगा, जिम्मेदारी नहीं बोझ लगने लगता है इनको। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ये ग्राफ आप अपने एनसीईआरटी में जरूर देखेंगे, टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। अब हम वो वाला टॉपिक इसमें ही कवर करेंगे, एग्जाम्पल्स भी करेंगे हम नेचुरल सिलेक्शन के। तो हमारी एनसीईआरटी ने बच्चों 3 टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन बताए हैं कि नेचुरल सिलेक्शन कैसे चेंज करता है डायनेमिक्स ऑफ अ पॉपुलेशन, किस तरीके से डायनेमिक्स चेंज हो जाती है पॉपुलेशन की। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहला एक हम स्टैंडर्ड ग्राफ बनाते हैं। एक ऐसी पॉपुलेशन है क्लाइमेक्स कम्युनिटी। क्लाइमेक्स कम्युनिटी क्या होती है, स्टेबल कम्युनिटी जिसके अंदर बहुत चेंजेस नहीं होते, उसे हम कहते हैं क्लाइमेक्स कम्युनिटी। तो यहां पे मैं क्लाइमेक्स कम्युनिटी का ग्राफ बना रही हूं जिसमें अभी बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आए हैं, कुछ इस तरीके से वो है ग्राफ। इसमें 3 तरह के जीनोटाइप मैंने लिए, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, 3 तरह के जीनोटाइप है। अगर आप इस ग्राफ को देखें तो पॉपुलेशन में सबसे ज्यादा कौन से लोग हैं इस टाइम पे, कौन सा ऐसा जीनोटाइप है जो पॉपुलेशन में सबसे ज्यादा है बच्चों, कौन सा ऐसा जीनोटाइप है जो पॉपुलेशन में सबसे ज्यादा अकॉर्डिंग टू द ग्राफ, द मीन वैल्यू, द हेट्रोजाइगस। ये वाले जो जीनोटाइप है, दिस विल गिव यू जाइजेंटिज्म, यानी कि एक्सट्रीम टॉल। अगर ये वाला जीनोटाइप है, दिस विल शो डॉर्फिज्म, बहुत ही छोटी हाइट। और यहां पे हेट्रोजाइगस विल शो मीडियम हाइट। तो यानी कि हम एग्जाम्पल ले रहे हैं एक तरह से इनकम्प्लीट डोमिनेंस का, 3 जीनोटाइप 3 फिनोटाइप। तो यहां पे हम मेंडलिज्म को कंप्लीट फॉलो नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस ले रहे हैं यहां पे। ठीक है, तो 3 तरह के जीनोटाइप, 3 तरह के फिनोटाइप, और इस स्टैंडर्ड ग्राफ में इस पॉपुलेशन में मैक्सिमम इंडिविजुअल्स कौन से हैं, मीडियम हाइट के, मीडियम हाइट के, मैक्सिमम इंडिविजुअल्स कौन से, मीडियम हाइट के। ठीक है, तो ये हमने एक स्टैंडर्ड ग्राफ लिया है। अब हम 3 तरह के ग्राफ बनाएंगे जो एनसीईआरटी ने बनाए हैं। बेटा किसी का भी नाम नहीं लेंगे पूजा दीदी, अच्छा नहीं लगता यार। देखो हाइट पे काम किया जा सकता है बचपन में, बट लड़कियां स्विमिंग करती नहीं है, उस टाइम ये घर में बैठी रहती है बस। देखो बेटा, जो बाहर जाके खेलेगा कूदेगा उसी की हाइट बढ़ेगी। मैंने बचपन में देखा है कोई भी स्पोर्ट्स करती नहीं है जल्दी से, बहुत ही कम लड़कियां हैं जो स्पोर्ट्स में अपने आप को एक्टिव रखती है। या तो यू फेस दिस रियलिटी, लड़के दिन भर वहां पे खेलते हैं बैडमिंटन, क्रिकेट। मेरे मेरे अभी पार्क में बैडमिंटन कोर्ट बना है, सारे लड़के होते 2 लड़कियां होती है, कम से कम 20 लड़के होते तो 2 लड़की होती है। दिस इज अ रेशियो व्हाट आई सी इन द पार्क। तो ऐसी थोड़ी हाइट बढ़ती है, मेहनत भी करनी पड़ती है भाई, सब कुछ आप दोष नहीं दे सकते जीन्स पे। अब आते हैं 3 तरह के ग्राफ बना देती हूँ पहले।
ठीक है, ए बी सी। सो पहले वाले जो स्टैंडर्ड ग्राफ है उससे कुछ ऐसा बनाएंगे, मोर स्टीप। This is moving towards a direction. तीन ग्राफ्स। तो पहला वाला कौन सा है? स्टेबलाइजिंग नॉर्मलाइजिंग ग्राफ, स्टेबलाइजिंग और normalizing graph. The second one is directional or progressive graph. The third one is disruptive type of natural selection. मैम 12th होने के बाद भी लोग मुझे 8th में समझते हैं गाइस। वेरी गुड तन्वी। आपके पास अभी और हैं 6 साल प्रिपरेशन के। डन। चले अब सब इधर देखेंगे बच्चों। तो अब सबसे पहला वाला देखते हैं, इसको समझते हैं। तो स्टैंडर्ड ग्राफ और इसमें क्या है? Here the nature is favoring the mean or heterozygous character over extremes. यानी कि नेचर मीडियम हाइट वाले लोगों में ज्यादा इंटरेस्टेड है एज कंपेयर टू जाइंट्स एंड डॉर्फ्स। ऐसा नहीं कि पॉपुलेशन में जाइंट्स और डॉर्फ्स नहीं होंगे, वो भी होंगे, बट अगर वो 10 इन नंबर है तो 80 कितने हैं? मीन कैरेक्टर वाले। ठीक है बच्चों, तो यहां पे क्या है? नेचर फेवर्स मीन और हेट्रोजाइगस कैरेक्टर ओवर एक्सट्रीम्स, जाइंट्स एंड डॉर्फ्स। सो पॉपुलेशन में मैक्सिमम लोग कौन से दिखेंगे आपको? मीडियम हाइट वाले। अब आते हैं डायरेक्शनल या प्रोग्रेसिव। इसमें नेचर या तो जाइंट्स को फेवर कर रही है या डॉर्फ्स को। या तो पॉपुलेशन में जाइंट ज्यादा दिखेंगे या फिर डॉर्फ ज्यादा दिखेंगे। यानी कि एक एक्सट्रीम कैरेक्टर को फेवर किया जा रहा है पॉपुलेशन में। मान लीजिए सारे पेड़ ऊंचे हो गए तो नेचर कहेगी भाई लंबी गर्दन वाले तुम आ जाओ, मीडियम वाले तुम जा नहीं पाओगे, डॉर्फ तुम तो मर ही जाओ, क्योंकि तुम तो पहुंच ही नहीं पाओगे क्योंकि पेड़ ऊंचे हो गए हैं। तो इस सिचुएशन में लंबी गर्दन वाले जिराफ जी जाएंगे, क्योंकि उनके पास क्या है? खूब सारे लंबे लंबे पेड़ तक पहुंचने के लिए लंबी गर्दन है। जब वो खाना खाएंगे, तंदुरुस्त होंगे, तो बच्चे भी ज्यादा होंगे, बच्चों की भी गर्दन लंबी होगी। तो एक टाइम ऐसा आएगा पॉपुलेशन विल हैव मोर लॉन्ग नेक ओवर मीडियम और शॉर्ट। ठीक है बच्चों? सो हियर nature favors
one of the extreme character, that is either giant or dwarf in population. इसका एग्जाम्पल जो अभी हम पढ़ेंगे डिटेल में वो है इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म, और दूसरा एग्जाम्पल आर्टिफिशियल सिलेक्शन. जितने भी आर्टिफिशियल सिलेक्शन होते हैं दे ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्शनल सिलेक्शन. हाँ, मौत वाला. इस वाले में आप बताइए यहाँ पे नेचर किसको फेवर कर रहा है, ग्राफ को देख के बताइए. हियर द नेचर इज फेवरिंग बोथ द एक्सट्रीम कैरेक्टर्स, क्योंकि मीडियम हाइट वाले पेड़ ही नहीं है, या तो लंबे या छोटे हैं. छोटे वालों को कौन खा लेगा, बोने. लंबे वालों को कौन खा लेंगे, जाइंट्स. मीडियम हाइट के हैं ही नहीं, तो मीडियम हाइट वाले क्या करेंगे, कहीं पे भी नहीं जा पाएंगे. हियर nature favors both the extreme characters, that is giants and dwarfs. Both will be in population. यहाँ पे क्या हो जाएगा, मीन वैल्यू का नंबर बहुत कम हो जाएगा, जैसे आप ग्राफ में देख सकते हैं. मीन वैल्यू इंडिविजुअल्स विल बी लेस. लिख लिया सबने? अब करेंगे हम नेक्स्ट इसमें एग्जाम्पल्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन. एग्जाम्पल्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन. 3 एग्जाम्पल दिए एनसीईआरटी ने. सबसे पहला हम करेंगे इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म. आज का पहला एग्जाम्पल कौन सा होगा, इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म. मेलेनिज्म, मेलेनिन पिगमेंटेशन. ठीक है, इसके लिए एक मॉथ की पढ़ाई की गई, मॉथ को स्टडी किया गया, इसे ऑब्जर्व किया गया. इस मॉथ का नाम था पेपर्ड मॉथ, या इसे कहते हैं हम बिस्टन बेटलूरिया. क्या कहते हैं, इसका साइंटिफिक नेम क्या है, बिस्टन बेटलूरिया. इसका कॉमन नेम क्या है, पेपर्ड मॉथ. मॉथ वो होता है जो रात में निकलता है और जो अपने विंग्स को इस तरीके से खोल के किसी भी सरफेस पे बैठता है. वहीं पे जो बटरफ्लाई होती है उसके पंख हमेशा अपनी बॉडी से 90 डिग्री पे होते हैं और वो हमेशा दिन में दिखती है. तो दिन में दिखने वाली बटरफ्लाई होती है, रात में दिखने वाले मॉथ होते हैं. ठीक है, ये बेसिक डिफरेंस है. यहाँ पे 2 एरा की स्टडी की गई. प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन इन यूरोप, यानी कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ था यूरोप में तब की कहानी, और फिर दूसरा था पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन.
जब इंडस्ट्री आ गई थी उसके बाद क्या कंडीशन हुई यूरोप में, ठीक है। मैम मौत का नाम थोड़ा स्पूकी साउंड करता है, ओके मित्सुरी। जापान में कौन से गांव से बेटा आप? ये हमारा पेड़ है, दोनों तरफ पेड़ बना लेते हैं, ठीक है। तुम हंस क्यों रहे हो? अच्छा अच्छा, टोक्यो से हो, अच्छा आ जाओ। यहां पे लाइकन बना रही हूं क्योंकि इंडस्ट्री से पहले पॉल्यूशन नहीं था। तो हुआ क्या, प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन एरा, यानी कि जब इंडस्ट्री नहीं थी तो पेड़ की बार्क के ऊपर, स्टेम के ऊपर था लाइकन। लाइकन एक सिंबायोटिक एसोसिएशन है एल्गी और फंजी की, ठीक है। और ये तभी उगता है जब पॉल्यूशन नहीं होता है, ग्रोज इन पॉल्यूशन फ्री एनवायरमेंट। जहां पॉल्यूशन नहीं होता है ये सिर्फ वही ग्रो करता है, ठीक है। और ये व्हाइट कलर का होता है, व्हाइट। अब इस व्हाइट के ऊपर दो तरह के मॉथ बैठे हैं, एक बैठा है डार्क कलर का और एक बैठा है हल्के रंग का, ठीक है। ये मॉथ है। अब यहां पे उड़ रही है एक चिड़िया। मछली क्यों बना दी मैंने चिड़िया की जगह, भगवान। यस, चिड़िया बना लेते हैं। ये लो चिड़िया, ये चिड़िया है। मछली उड़ गई। अब इस दूर वाली चिड़िया को कौन दिखेगा दूर से? अभी ये शिकार करना चाहती है, बताओ कौन सा दिखेगा इसे, कौन सा दिखेगा इसे बताओ। व्हाइट के ऊपर व्हाइट वाला दिखेगा या व्हाइट के ऊपर डार्क वाला दिखेगा? इसे खाने का है ना, इसको भूख लगी है। डार्क वाला दिखेगा। अब इसकी आंखों ने इसको ट्रैक कर लिया है, ये आसानी से दिख रहे हैं। तो यानी कि इस अब पॉपुलेशन में व्हाइट वाले ज्यादा होंगे या डार्क वाले ज्यादा होंगे? व्हाइट वाले ज्यादा होंगे ना पॉपुलेशन में। डार्क वालों को तो चिड़िया खा जा रही है ना गधो, डार्क वालों को तो चिड़िया ढूंढ ढूंढ के खा जा रही है, व्हाइट वाले दिखते नहीं है। तो पॉपुलेशन में कौन ज्यादा होंगे? व्हाइट वाले, ठीक है। तो यहां पे क्या है, व्हाइट मॉथ will be more in number as they can easily camouflage due to white lichen background। तो व्हाइट लाइकन बैकग्राउंड के कारण ये आराम से कैमोफ्लाज हो गए। एंड predators can now only see dark colored moth। समझ में आया या नहीं आया? तो दूर से प्रेडेटर सिर्फ डार्क कलर को ही देख पा रहा है, इसलिए उसे खा जाएगा और उसका पॉपुलेशन कम हो जाएगा। अब हुआ क्या, अब इंडस्ट्री आनी शुरू हुई। इंडस्ट्री आई तो पॉल्यूशन आया, जब इंडस्ट्रीज आई तो क्या आया, पॉल्यूशन आया। पॉल्यूशन में क्या था, सल्फर डाइऑक्साइड था। इस सल्फर डाइऑक्साइड के कारण क्या हो गया, लाइकन कुड नॉट ग्रो, लाइकन ग्रोथ हो गई लिमिटेड। ये ग्रो ही नहीं कर पा रहा क्योंकि इतना ज्यादा पॉल्यूशन आ गया, इतना ज्यादा सल्फर आ गया, उसमें ये ग्रो नहीं कर पाया। तो वापिस से जो ये डंडी है डार्क हो गई, ठीक है। अब इसमें देखो, अब इस डार्क वाली में एक डार्क कलर मॉथ है और एक यहां पे व्हाइट कलर मॉथ है। ये देखो, ये हो गया व्हाइट कलर मॉथ। अब यहाँ पे फिर से चिड़िया है, चिड़िया को भूख लगी है, चिड़िया शिकार पे आई है। अब बताओ ये कौन सा इजीली ढूंढ लेगी ऊपर से? अब इसकी आंखों से कौन नहीं बच पाएगा, सफेद वाला, क्योंकि ब्लैक बैकग्राउंड पे सफेद आसानी से दिख रहा है। अब पॉपुलेशन किसकी ज्यादा होगी,
dark colored moth will be more in number as they camouflage themselves against dark background of stem. And predators can easily identify white colored moth. तो ये हुआ असर आपके किसका? तो नेचर देख रहा कितनी तेज पलटती है. नेचर किसी की सगी नहीं है ब्रदर. नेचर इज नॉट सगी. जो जिंदा रह जाएगा चेंजिंग एनवायरनमेंट में वो जी जाएगा. अब वापस से पॉल्यूशन खत्म हुआ, फिर लाइकन आ गए, फिर व्हाइट के पास चली गई नेचर. नेचर का एक ही काम है ब्रदर, लाइफ मेंटेन करना, चाहे कैसे भी हो. चले मेरे बच्चों आगे. नेक्स्ट और भी एग्जाम्पल है, ये तो पहला एग्जाम्पल था. अब आते हैं नेक्स्ट. नेक्स्ट एग्जाम्पल है नेचुरल सिलेक्शन का. एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया. इतनी एंटीबायोटिक खाते हैं बैक्टीरिया, कहते हैं खा ले अब तो, अब मुझे फर्क ही नहीं पड़ता. ठीक है, वो कहता खा ले तू खुश रह खा के, तू खुश रह खा के, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, धेला भी नहीं पड़ता मुझे. ठीक है. नेक्स्ट, रेपेलेंट. इसी स्पेलिंग रेपेलेंट की देख लो एक बार, हो जाता है. मेरी भी इंग्लिश तुम्हारी तरह ही है. रेपेलेंट सही जा रही थी मैं. रेजिस्टेंट मस्कीटो. ऑल आउट के ऊपर ही करते हैं ये असली नाच. ये इस पर ठीक है. उसी के ऊपर जाके करते हैं ये गरबा नाइट्स, क्योंकि ये कहते हैं लगा लो जितना नया लगाना है. हम अब हो चुके हैं रेजिस्टेंट. अब आते हैं ड्रॉबैक्स ऑफ डार्विनिज्म. देखो कोई भी कुछ काम करेगा, बुराई निकालना हमारा काम है. ड्रॉबैक ऑफ डार्विनिज्म. इतनी बड़ी थियोरी दी डार्विन ने, इन्होंने कमियां ढूंढ ही ली. तुम एम्स दिल्ली में भी चले जाओगे तब भी रिश्तेदार बोल देंगे अरे दिल्ली में जाके तो बिगड़ जाएगी ये, इससे अच्छा है कि आप इसे गांव वाले गवर्नमेंट कॉलेज में करा दो. मेडिकल की ही तो पढ़ाई करनी है, दिल्ली जाके क्या कर लेगी. हम सुने हैं वहां पे बहुत बहुत बिगड़ती है लड़कियां. डॉक्टर ही तो बनना है, गांव में पढ़ेगी, गांव में रह लेगी, गांव में इलाज कर देगी, इसमें क्या है. क्या करेगी दिल्ली जाके. ठीक है, ये तो मेरे रिश्तेदार है. चलो अब आ जाओ इधर. तो यहां पे आ जाओ. तो सबसे पहला सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या निकल के आया.
डार्विन ने बताया कि वेरिएशंस एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन जाती है, बट जाती कैसे है ये कौन बताएगा? मेंडल की बात आप मान नहीं रहे और ये बता नहीं रहे कि ये वेरिएशंस कैसे जाती है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, ये तो बताओ पहले। तो सबसे बड़ा ये ड्रॉबैक निकल के आया, हाउ वेरिएशंस आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम one generation to another. सेकेंड ड्रॉबैक, अगर आप कह रहे हैं कि अच्छी वेरिएशन ही होती है जो सर्वाइवल के लिए हेल्प करती है, तो बताइए एंटलर्स क्यों है डियर के पास, 12 सिंगा के पास 12 सिंग क्यों है, जबकि उसे प्रेडेटर आसानी से पकड़ लेता है उसके कारण, क्योंकि वो भाग नहीं पाता, उसके सर पे इतना बोझ होता है। फिर बताइए, वो कहता है हाँ यार बात तो सही कह रहा है, ये बात तो सही कह रहा है, ठीक है। सो हाउ वाई organisms still have unfavorable characters like antlers of deer if they can challenge at their survival. ये दो ड्रॉबैक्स निकल गए, बट डार्विन ने हार नहीं मानी मेरे बच्चों, डार्विन चाचा ने हार नहीं मानी। इन्होंने इस वाले के लिए दी थियोरी ऑफ पैनजीन्स। इन्होंने कहा बाबा तू सवाल लिख रहा है तो रुक, अब मैं देता हूं ना थियोरी। थियोरी बनाना कोई बड़ी बात है? हमारे बच्चे अभी बैठे बैठे बना देते एक्सक्यूज। मैम वो इसलिए नहीं पढ़ पाई, इसलिए मार्क्स नहीं आ रहे क्योंकि ना मैम मैं पढ़ सब लिया है, मैंने प्रैक्टिस सारी कर ली है, बट पेपर में आती मैम पता नहीं क्या हो जाता है। मैम पिछले साल भी मैंने ना सब पढ़ लिया था, मेरी फिजिक्स ही सबसे स्ट्रांग थी मैम, बट फिजिक्स में ही कम आए मैम, पेपर में कुछ प्रॉब्लम थी। हाँ मैम इतना अनएक्सपेक्टेड पेपर तो नहीं देना चाहिए था ना। यस ऐसे तो नहीं हो सकता मैम। मैम मैं घर में पढ़ने बैठता हूँ, एकदम से मम्मी काम कह देती है कि चाय बना ला, मैम मेरा पूरा पेज टूट जाता है। मैम मैं सुबह भी उठ जाता हूँ बट फिर मुझे नींद आती रहती है पूरा दिन, मैं उठ जाता हूँ मैम, उठने के बाद मैं फिर सो जाता हूँ। वो तो आप पूछ नहीं रहे हो ना, आप बस ये पूछ रहे हो कि तू सुबह उठता है। हाँ मैं उठता हूँ, बट आपने आगे पूछा ही नहीं कि वापस सो जाता है या पढ़ने बैठ जाता है। मैम आपकी गलती है ना, अधूरा सवाल पूछा है आपने, आप पूरा सवाल ही नहीं पूछ रही हो मैम। यस ये तो आपकी गलती हुई ना, आप क्लास कर रही हैं बट मैं नहीं आ पा रहा क्योंकि मेरा वाईफाई काम नहीं कर रहा था। तो आओ बेटे इसी के साथ एक थियोरी बना लेते हैं, ठीक है। यस ठीक है आ जाओ। तो इन्होंने सबसे पहले दी थियोरी ऑफ पैनजीन्स। इन्होंने कहा कि आपके शरीर के हर अंग से केमिकल जाएगा और वो गोनाड में जाके बनाएगा गैमीट और ओवा, फिर वो जाके मिल जाएंगे फर्टिलाइजेशन, ठीक है। बस इनको क्या बोलते हैं? पैनजीन्स बोलते हैं। So chemicals from all the organs will come together to form pangenes, and these pangenes carry the information to the next generation. ठीक है? Yes. चलो आ जाओ। अभिषेक कह रहा है मैम मुझे डर लग रहा है, ऐसा मत करो, तो तुम मत देख, तो स्किप कर दियो, ठीक है। चलो थियोरी ऑफ पैनजीन्स। लड़की के थप्पड़ से अभिषेक को डर नहीं लगता जब जा जाके बोलते हैं मैं आपसे भी प्यार करता हूँ दीदी। इनको इन सब चीजों से डर लगता है, इतने गट्स है कि दीदी भी बोलता है प्यार भी बोलता है एक साथ। मना कर दी तो कहते मैं तो प्यार वाली बहन बोल रहा था, तू ही समझती अपने आप को कुछ कुछ। नालायक, इन्हें डर लग रहा है। वो तो तुम शुक्र मनाओ तुम मेरी ऑफलाइन क्लासेस में नहीं हो। चलो थियोरी ऑफ पैनजीन्स। केमिकल्स
from all organs comes together to form tangents which carry information to next generation. अब आपको भी पता है बच्चे ये बात सच नहीं है क्योंकि पूरा मॉल बायो सब कुछ पढ़ा चुकी हूं मैं, है ना? यस। अब सेकंड वाले पॉइंट को जस्टिफाई करने के लिए इन्होंने एक और थ्योरी दी, थ्योरी ऑफ आर्ट, थ्योरी ऑफ सेक्सुअल सिलेक्शन, थ्योरी ऑफ सेक्सुअल सिलेक्शन। इन्होंने कहा कि माना उसके पास 12 सींग है, मैंने ये भी मान लिया कि शेर के पास बाल है, शेरनी के पास बाल नहीं है, मैंने ये भी मान लिया कि पीकॉक के पास फेदर्स है, पीहन के पास नहीं है, मैंने ये भी मान लिया कि ब्रीडिंग सीजन में मेल मछली ज्यादा सुंदर दिखता है एज कंपेयर टू फीमेल मछली। बट तू जानता है ऐसा क्यों? क्योंकि मेल का काम होता है लड़की को इंप्रेस करना, जब तक इंप्रेस नहीं करेगा तब तक रिप्रोडक्शन नहीं होगा, रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो बताइए आगे कैसे चलेगा? तो इसलिए नेचर कहती है, डार्विन नहीं, ऐसा नेचर कहती है कि खतरों के खिलाड़ी बनो, चाहे फेवरेबल है अनफेवरेबल है, बट रिप्रोडक्शन करते रहो भाई। अब इस बीच में तू मर भी जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बच्चे पैदा करके चल दो तुम, ठीक है? तो खतरों पे खेल के भी लड़की को इंप्रेस कीजिए और उसके बाद यस सुन के आगे का कार्यक्रम स्टार्ट कीजिए। ठीक है बच्चों, समझ आया नहीं आया? तो ऐसा नहीं कि सिर्फ एंटेलस डियर के पास है, इवन मेल लायन हैज हेयर बट फीमेल डजंट। अब मछली जो मेल मछली है वो बहुत सुंदर कलर्ड हो जाती है ब्रीडिंग सीजन में, जिसके कारण प्रेडेटर भी उसे आसानी से ढूंढ लेता है। बट फिर भी लौंडा बिल्कुल ऐसे बिल्कुल सख्त होके नहीं जाऊंगा तो लैला के पास। अब वो बेचारा पीकॉक भी नचनिया बन के घूमता रहता आधे टाइम, ठीक है? वहां पे पीहन, अरे फिर नाचना शुरू कर दिया इसने, बारिश आती नहीं, इसका छप्पा छप्पा शुरू हो जाता है, और नहीं इसका अपना छप्पा छप्पा चलता रहता है। जब देखो क्यों कर रहे हैं ये सब? खतरों पे खेलने के लिए, खतरों के खिलाड़ी बनते हैं ये, बस फंस जाए। बिल्कुल सही, ठीक है बच्चों? यस, समझे कि नहीं समझे? हाँ, टर्टर वाली फ्रॉक दिन भर टर्टर आते रहते हैं। यस, ठीक है? तो लड़कों समझ जाओ, मेहनत तुम्हें ही करनी है। तो यहाँ पे क्या है? प्रेजेंस ऑफ अनफेवरेबल कैरेक्टर्स क्या करते हैं? आर यूज्ड टू इम्प्रेस फीमेल फॉर रिप्रोडक्शन। इसलिए जरूरी है, जिसके ज्यादा बड़े सींग होते हैं इनमें लड़ाइयां भी होती है। अल्फा सुना होगा तुमने, अल्फा मेल ये सब। तो इसमें क्या होता है, ये सींग अब जैसे लड़की है, दो लौंडे लाइन मार रहे हैं, ठीक है, ठीक है, अब वो जाके लड़ाई करेंगे, युद्ध, सींग, इट्स कॉल्ड हॉर्न लॉकिंग, ठीक है? ये लॉक हॉर्न मतलब ऐसे सींग ऐसे टकरा, फिर दूसरा वाला गिर जाता है और जो जीत जाता है वो लड़की ले जाता है। ऐसा बहुत होता है इनके यहाँ पे। अल्फा को चूज करते हैं फीमेल हमेशा, क्योंकि उसे अच्छे बच्चे चाहिए। अब आप कहेंगे मैम लड़कियां ऐसी क्यों होती है? क्योंकि उसे अच्छे बच्चे पैदा करने हैं ना। कमजोर के बच्चे कमजोर, मजबूत के बच्चे मजबूत, बिकॉज दे हैव अ बेटर जीन्स। बस महिला यही चाहती है कि मुझे इतना पेन लेना ही है बच्चा पैदा करने का, इतना सब मुझे करना ही है, तो बच्चे तो अच्छे निकले कम से कम, नालायक तो ना हो। अब यही बात है, यही सच्चाई है। जब इतना एफर्ट ले ही रही है, 9 महीने बच्चे को पेट में रख ही रही है, तो वो कम से कम ये तो सोचेगी कि उसका बढ़िया हो। नालायक बच्चे का मैं क्या करूंगी? सिंपल फैक्ट है, वो अपने बारे में नहीं सोच रही है। लेट मी टेल यू दिस, आज भी महिला अपने बारे में नहीं सोच रही है, वो अपने बच्चों के बारे में सोच रही है।
हम अपने बारे में कभी नहीं सोचते। यस, हमारा नेचर ही नहीं अपने बारे में सोचना। वी नेवर थिंक अबाउट आवरसेल्व्स। या तो हम बच्चे के बारे में सोच रहे हैं या हम पुरुषों के बारे में सोच रहे हैं कि ये कैसे हैं, है ना पायल। चलो, तो यहां पे आपका डार्विनिज्म कंप्लीट हो गया। अब हम स्टार्ट करेंगे मैल्थस थ्योरी के साथ। चलिए, नेक्स्ट थ्योरी किस कलर से लिख रहे थे? कलर देख लो, ब्लू से लिख रहे थे क्योंकि सारी थियरीज इंपॉर्टेंट ही है। डी इज थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन, मैल्थस थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन, बहुत छोटी सी है, मैल्थस थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन। इनके काम से डार्विन बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थे, कुछ पॉइंट्स तो टेप ही लिए थे। इंस्पायर्ड का मतलब टेप लो। हाँ, दोस्त मेकअप्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ अ मजदूर, राइट। अब देखो, ये बगावत वाली चीजें मेरी क्लास के बाद, मेरा काम है तुम्हें सही रास्ता दिखाना, वो मैंने दिखा दिया। दुर्गे, परिणीता, यू आर आइडियल गर्ल, डोंट गिव आंसर्स लाइक दिस। चलो भाई, मैल्थस थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन। तो मैल्थस, डार्विन वर्क वाज इंस्पायर्ड बाय मैल्थस, ठीक है। डार्विन्स theory was inspired by Malthus। तो मैल्थस ने क्या क्या कहा ये भी देख लेते हैं, पढ़ ले। चलो, पोस्टुलेट्स। क्या क्या पोस्टुलेट्स है? देखो बेटा, हर पॉपुलेशन एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करना चाहती है बट नहीं कर पाती है। क्यों? क्योंकि रिसोर्सेज आर लिमिटेड। हर कोई चाहता है कि हम रिप्रोड्यूस करते रहे, फैलते रहे, बट नहीं कर पाते क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है। आज हम भी चाहें तो ऐसे 20 बच्चे कर ले, बट कौन करना ही चाह रहा है? लोग बच्चे ही नहीं करना चाह रहे। क्यों? लिमिटेड पैसा। आजकल बच्चों की स्कूलिंग, पढ़ाई, एडमिशन, सब में बहुत पैसा लगता है, ठीक है। सो फर्स्ट क्या है? एवरी पॉपुलेशन टेंड्स टू ग्रो exponentially but do not grow, ठीक है। ये इसमें ऐसे लिखो, ये अभी मत लिखो, ये वाला पॉइंट लिखो। एवरी पॉपुलेशन टेंड्स टू ग्रो एक्सपोनेंशियली इफ रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड। अगर रिसोर्सेज अनलिमिटेड है तो पॉपुलेशन एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगी। इसका एग्जाम्पल एल्गल ब्लूम, यानी एल्गी सड़े पानी के अंदर ग्रो करती जाएगी। दूसरा, बैक्टीरिया इन लैब, क्योंकि हम उसे ग्रो करने के लिए रिसोर्सेज देते रहेंगे, जगह और खाना। ये दो एग्जाम्पल है। बट नेचर ऑलवेज कीप्स अ चेक ऑन द पॉपुलेशन साइज। सब ग्रो करे एक्सपोनेंशियली, बट नेचर क्या करेगी? एकदम से अर्थक्वेक लाएगी, धुड़ धुड़ धुड़, बस हल्का सा, बस वहीं पे खत्म, 20-30 हजार लोग खत्म, ठीक है। या फिर साइक्लोन आ जाएगा, टाइफून आ जाएगा, कुछ भी आ जाएगा, नेचुरल कैलेमिटी हो जाएगी टू कीप द चेक ऑन द पॉपुलेशन साइज, ठीक है। सो हियर नेचर ऑलवेज कीप्स a check on population size through natural calamity. So the size of the population remains limited. Yes, बच्चे, size of population remains stable. बेटा देखो, नेचर के भी मैक्सिमम कैरिंग कैपेसिटी है, जो हम इकोलॉजी में पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट।
अगर उस मैक्सिमम कैरिंग कैपेसिटी से पॉपुलेशन ज्यादा हो जाती है तो वहां पे नेचुरल कैलामिटी आना एक श्योर इवेंट है, एक प्रिडिक्टेबल इवेंट बन जाता है, क्योंकि हर जगह की एक कैरिंग कैपेसिटी है, उससे ज्यादा अगर होगा सामान तो फटेगा ही थैला। ऐसी नेचर की भी अपनी मैक्सिमम कैरिंग कैपेसिटी एक जगह की। थैंक यू सर। नेक्स्ट है डिवरीज थियरी ऑफ म्यूटेशन। लिख लीजिए बच्चों। बेटा अभी तो चैप्टर बहुत बचा है यार, ये चैप्टर एक तो खत्म नहीं होता। नियो डार्विनिज्म इसका सबसे बड़ा टॉपिक है, ये चैप्टर ना होता खत्म। घुसते चले जाओ बस इस चैप्टर में, पढ़ाते चले जाओ इस चैप्टर में। अभी तो बहुत चैप्टर बचा, बहुत। नेक्स्ट, आज इस चैप्टर की 4th क्लास है, 5th क्लास है? 4th होगी शायद। डिवरीज थियरी ऑफ म्यूटेशन। डिवरीज थियरी ऑफ म्यूटेशन 4th है ना, ठीक है। सो दिस थियरी वाज गिवन बाय ह्यूगो डिवरीज। किसने दी थी ये थियरी? ह्यूगो डिवरीज ने। किस पे काम किया था इन्होंने? मॉडल ऑर्गेनिज्म कौन था जिसके ऊपर इन्होंने काम करके थियरी दी थी? इवनिंग प्रिमरोज इनोथेरा लेमार्कियाना। इनोथेरा लेमार्कियाना, इवनिंग प्रिमरोज। म्यूटाजन, इन्होंने म्यूटेशन यूज किया था, तो म्यूटेशन करने के लिए म्यूटाजन भी चाहिए। द म्यूटेशन कॉजिंग एजेंट वो कौन था इनका? एक्स रेज। कौन सी रेज यूज की थी इन्होंने? एक्स रेज। इन्होंने एक पेड़ लिया इनोथेरा, उसके ऊपर खूब सारी एक्सरेज डाली और उसको स्टडी किया, और स्टडी करने के बाद क्या क्या पोस्टुलेट्स दिए। पोस्टुलेट्स काफी इंपॉर्टेंट है इसके। डायरेक्ट क्वेश्चन। इनके अकॉर्डिंग जो वेरिएशन है वो लार्ज, रैंडम, डायरेक्शन लेस होती है। सो अकॉर्डिंग टू डिवरीज वेरिएशंस आर लार्ज, जो कि बिल्कुल ऑपोजिट था डार्विन से, रैंडम एंड डायरेक्शन लेस। जरूरी नहीं हमेशा अच्छी वेरिएशन हो भाई, बुरी वेरिएशन भी हो सकती है, और ये हमने देखा ही है। बीमारियां हो जाती है कितनी सारी, कैंसर्स हो जाते हैं। वेरिएशंस आर हेरिटेबल, ये जो म्यूटेशंस होती है ये हेरिटेबल होती है, जिसके कारण नई स्पीशीज बनती हैं। ठीक है, सो दीज वेरिएशंस आर हेरिटेबल which results in formation of new species। इनका ये कहना है एक इतनी बड़ी म्यूटेशन होती है रातों रात कि रातों रात नई स्पीशीज बन जाती है, और इस फिनोमिना को क्या कहते हैं? सॉल्टेशन। ठीक है, यस, अ सिंगल स्टेप large mutation which causes species formation is called saltation। तो इनकी पूरी की पूरी थियोरी
किस पे बेस्ड है? म्यूटेशंस पे। डिवरीज, डार्विन, इन दोनों की थ्योरी में क्या क्या डिफरेंसेस थे, चलिए बताइए। सो अकॉर्डिंग टू डिवरीज वेरिएशंस कैसी थी बच्चों, और अकॉर्डिंग टू डार्विन वेरिएशंस कैसी थी, ये बताना है आपने। सो अकॉर्डिंग टू डिवरीज वेरिएशन क्या थी? लार्ज, रैंडम, डायरेक्शन लेस। जबकि डार्विन के अकॉर्डिंग वेरिएशंस कैसी थी? स्मॉल, ग्रेजुअल एंड डायरेक्शनल। स्पीसिएशन, सो अकॉर्डिंग टू डिवरी स्पीसिएशन क्या है? अ सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन कॉजेज स्पीसिएशन। जबकि ये क्या है डार्विन के अकॉर्डिंग? accumulation of variation over long period of time। तो इन दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू में ये मेजर डिफरेंसेस थे। ये सबसे इंपॉर्टेंट टेबल है जहां से आप एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं नीट में। अब अगर आप सारी थियोरीज देखें बेटा, तो हर थियोरी में कुछ कुछ अच्छी चीजें भी है, कुछ कुछ बेकार चीजें भी है। तो डॉब्जांस्की, हु इज अ फादर ऑफ मॉडर्न एवोल्यूशन, उन्होंने इन सारी थ्योरीज को पढ़ा और एक फाइनल थ्योरी को कोट किया विच गिव राइज टू अ न्यू स्पीशीज। दैट थ्योरी इज कॉल्ड एज नियो डार्विनिज्म। ले मार्क में क्या यूजफुल है? उसमें ये यूजफुल है कि एटलीस्ट उसने वो बात शुरू की, एवोल्यूशन होता है। अगर किसी ने बात ही नहीं शुरू की होती तो हम उसके बारे में पढ़ते ही क्यों? घर में कोई टॉपिक है, अरे वो शादी पे जाना है, बस ये बोल दो, मम्मी मैं ये पहनूंगी, मम्मी मैं ये करूंगी, नहीं मम्मी ऐसे करेंगे तो बेटर रहेगा, मम्मी ये वाला बैग लेके जाएंगे तो बेटर रहेगा। शुरू तो किया, ये चीज होती है। ठीक है, नेक्स्ट नियो डार्विनिज्म। This was given by Dobzhansky. जैसे कि मैं देख रही हूँ क्लास में बच्चे दम तोड़ रहे हैं, तो फिर ये मुझे कल ही कराना पड़ेगा। बट कल की क्लास प्लीज 2-2.5 घंटे की सोच के आना, 2-2.25 घंटे की। मेरे को कल ये चैप्टर कंप्लीट कराना है बच्चों, क्योंकि सिर्फ ये थियरी बची है, हार्डी विनबर्ग बचा है मेरा, अभी चैप्टर बचा हुआ है, अभी हार्डी विनबर्ग के क्वेश्चंस भी बचे हैं, पूरी थियरी भी बची है, और ये बहुत बड़ा है न्यू डार्विनिज्म। इसमें बॉटल नेक इफेक्ट, फाउंडर्स इफेक्ट, बहुत सारी चीजें बतानी, लेडरबर्ग का रेप्लिका प्लेटिंग एक्सपेरिमेंट, काफी चीजें हैं। ठीक है, जीन फ्लो, बड़ी सारी चीजें हैं, तो इसलिए सोच के आना, करना है हमें। ठीक है।